वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पॉलिटी चैप्टर सेंटर स्टेट रिलेशन का पार्ट 5। ठीक है, इससे पहले के पार्ट में मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं मैं पिछले पार्ट्स में करा चुका हूँ। ठीक है, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ हमने क्या क्या कराया। देखो, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, हम सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रिलेशंस में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने लेजिस्लेचर रिलेशंस पढ़ लिए। ठीक है, दोनों स्टेट सेंटर और स्टेट के बीच में एग्जीक्यूटिव रिलेशंस पढ़ लिए। और अब हमने शुरू करा है फाइनेंशियल रिलेशन। ठीक है, उसके 3 पार्ट में पिछले पार्ट में डाल चुका हूँ। पार्ट 4 में आपको फाइनेंशियल रिलेशंस के पीछे के 3 पार्ट आपको मिल जाएंगे, 3 पॉइंट्स। हम यहाँ पे 4th पॉइंट से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए देखो, अब हम 4th पार्ट में क्या देख रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या देख रहा है, हम देख रहे हैं कि हम फाइनेंशियल रिलेशन पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल मतलब पैसे का लेन देन सेंटर और स्टेट के बीच में। इसके स्टार्टिंग के 3 पॉइंट हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब हम 4th पार्ट से शुरू करते हैं। देखो, 4th पार्ट है हमारा क्या कि ग्रांट्स इन एड्स टू द स्टेट्स। मतलब कि अब जो सेंटर होता है ना, तो सेंटर क्या करता है, जो बाकी स्टेट्स होती हैं उन्हें चंदा देता है। ग्रांट्स को बोलते हैं चंदा देना। ठीक है, ग्रांट्स इन एड मतलब कि चंदा देना कि भैया सबके अपने अपने काम है, उन्हें ज़रूरत पड़ती है पैसों की, तो सेंटर क्या करता है, सारी स्टेट को पैसे देता है। बोलते हैं ना कि जब बजट हमारी क्या बजट रिपोर्ट निकलती है, कब निकलती है, कब निकलती है, मार्च में निकलती है ना। तो जो बजट रिपोर्ट आती है, जो वो आता है, बिल आता है, ठीक है, तो वो इसलिए आता है। ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट में सारे बिल पास होते हैं पहले, क्योंकि जो सारी स्टेट्स होती हैं वो अपने अपने बिल रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में जाके। ठीक है, पार्लियामेंट में जितने भी MLAs होते हैं वो जाके अपने स्टेट्स का वो रिप्रेजेंट करते हैं बिल। अब जो बिल रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर बातचीत होती है, हाँ भाई हमारा तो ये खर्चा है, हमारा ये खर्चा है। तो उसके हिसाब से जो सेंटर होता है वो पैसे बांटता है स्टेट्स को। ठीक है, सारी स्टेट्स को पैसे देता है। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये जो ग्रांट्स होती है 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, ठीक है, एक होती है स्टैट्यूटरी ग्रांट, दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है आपकी डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, और तीसरी होती है अदर ग्रांट। तो देखें ये तीनों ग्रांट्स कौन कौन सी होती हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैट्यूटरी ग्रांट्स कौन सी होती हैं। देखो, अब देखो स्टैट्यूटरी का जैसा आपको नाम से ही मतलब पता चल रहा है, मतलब कि किसी चीज़ किसके लिए होती है, जिन्हें ज़रूरत है, मतलब कि ज़रूरतमंद लोगों को, मतलब कि ज़रूरत। जैसे कि आपको स्टेट बोल रही है कि हम तो यहाँ पर एक रिजर्वायर बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास थोड़े से पैसे कम पड़ेंगे, तो हम सेंटर से डिमांड करते हैं। तो उन्हें ज़रूरत है कि उन्हें रिजर्वायर बनाना है, उन्हें डैम बनाना है, तो इसलिए जो सेंटर होगी उन्हें पैसे देगी। मतलब कि खाली किसे देगी, ये सबको नहीं मिलता, ये किसे मिलता है, खाली ज़रूरतमंद को। मतलब कि कोई स्टेट कोई ऐसा काम कर रही है, उससे पहले पूछेगी पार्लियामेंट, हाँ भाई तुम इतना पैसे ले तो रहे हो, हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम पहले ये बताओ कि काम क्या कर रहे हो, किस लिए चाहिए तुम्हें इतने पैसे। ठीक है, तो बता देंगे। अगर हाँ पार्लियामेंट को लगा ठीक है इसका रीज़न वैलिड है, तब जाके उसे अलॉट कर देंगे पैसे। और उनकी मतलब पार्लियामेंट की मर्जी है, उसमें थोड़ा कम बढ़ती भी कर सकते हैं, बढ़ाएंगे तो क्या कम ही करेंगे थोड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ देखो, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स मतलब कि जरूरतमंद लोगों के लिए। अच्छा, अब आर्टिकल 275 के अंदर देखो, पार्लियामेंट के पास ये पावर है, पार्लियामेंट टू मेक ग्रांट्स टू द स्टेट्स विच आर इन नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड नॉट टू एवरी स्टेट। देखो क्या बोल रहे हैं भाई, जो मैंने अभी बोला कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, ग्रांट दे सकता है। किन्हें देता है ग्रांट? ठीक है, किन्हें देता है? खाली उन्हें, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स में उन्हें देते हैं जो इनको जरूरत होती है, जरूरतमंद को। ठीक है, और ये हर स्टेट को नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा, चार्ज ऑन द CFI। अच्छा, अब ये जो पार्लियामेंट है वो अपने पास से कहाँ से पैसे लाएगी, कहाँ से लाएगी, तो CFI से चार्ज करते हैं। CFI क्या होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जितने भी जमा राशि होती है वो सारी CFI में जमा होती है। तो यहाँ से पार्लियामेंट पैसे निकाल के स्टेट को दे देगी। ठीक है, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द स्पेसिफिक ग्रांट्स फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द एसटीज इन द स्टेट्स और फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज इन अ स्टेट। देखो अब क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये भी बताता है कि भैया स्पेसिफिक ग्रांट्स, कुछ हम ऐसे स्पेसिफिक ग्रांट्स भी दे सकते हैं। मतलब कि अगर सेंटर पार्लियामेंट चाहे, ठीक है, अब जो स्टेट है, ठीक है, सपोज एग्जांपल लेता हूँ, हमारा ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा ले लो। ठीक है, ये जहाँ पे मिजोरम वगैरह त्रिपुरा है, तो इधर का एरिया ले लो। तो वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे जितने भी हमारे वो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ट्राइबल एरियाज है, तो उनके लिए जो आंध्र प्रदेश की जो सरकार है वो डिमांड कर सकती है फंड के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रांट्स के लिए। अच्छा, और ये देना ही होगा क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ ही है। अच्छा, तो जो पार्लियामेंट से डिमांड करेगी स्टेट कि भैया हमें तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उसके लिए हमें ये चाहिए, उनको मतलब थोड़ा डेवलपमेंट करना है, उनके यहाँ थोड़ा सा अच्छा करना है, थोड़ा हेल्थ केयर सेंटर बनाने हैं उनके लिए, तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए। तो जो हमारी पार्लियामेंट होगी वो दे देगी। तो ये हमारे SCs और STs के लिए
तो देना ही पड़ता है, ठीक है। मतलब कि पार्लियामेंट भी तो ये चाहती है कि जो पैसा है हमारे पास, जो लोगों टैक्सेस से इकट्ठा हुआ है, ये किसी अच्छे काम में लगे, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये चाहता है। तो वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर स्पेसिफिक ग्रांट्स फॉर प्रोमोटिंग द वेलफेयर के लिए, किसके लिए, वेलफेयर ऑफ द एसटीज इन आर स्टेट्स और फॉर रेजिंग द लेवलिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जिससे कि उन पर अच्छे से निगरानी रख सके, भाई कोई उन्हें दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही। क्योंकि ट्राइबल एरियाज कौन से ग्रुप्स होते हैं, ट्राइबल एरियाज वो ग्रुप होते हैं कि भैया जो वीक इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड होता है, ऐसा मान लो कि आदिवासी टाइप के होते हैं, वो जंगलों में रहते हैं, बस बाहर का कोई लोग वहाँ पे इजिली एंट्री नहीं कर सकता, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं वो। चलो, तो ये चीज़ें देखो, जहाँ से कि असम में है कुछ एरिया, बहुत सारे एरिया हैं ऐसे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये हो गया मेरे स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, कौन सी होती है, जो जरूरतमंद लोगों को दी जाती है। अच्छा, अब देखो एक पॉइंट और है इसमें, द स्टैट्यूटरी ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 275 आर गिवन टू द स्टेट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। मतलब कि अब जो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स होती है अंडर 275, वो स्टेट को दी तो जाती है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे, ठीक है, ये फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस पर, ठीक है। हर साल एक कमीशन बनती है फाइनेंस कमीशन, ठीक है, हर साल का बजट बनता है तो फाइनेंस कमीशन बनती है, और जब फाइनेंस कमीशन बनती है, अच्छा, वो पहले पढ़ लेती है, ठीक है भाई। पार्लियामेंट तो ये है सीधा साइन करेगी और ठीक है पास, तो ये मिल गया पैसा, ठीक है, लेकिन उसके पीछे स्टडी कौन करेगा, हाँ भाई ये पैसे मांग तो रहे कि ये सही मांग रहे हैं, कि जायज पैसा मांग रहे हैं, कि इतना ही लगेगा, इसको भी तो कुछ चेक करेगा। तो ये काम करती है फाइनेंस कमीशन हमारी। तो अच्छा, जो हमारे स्टेट के बिल्स होते हैं जितने कि भैया हमें इतने इतने पैसे चाहिए, तो कौन चेक करता है, फाइनेंस कमीशन चेक करती है। अच्छा, वो देखेगी हाँ भैया इसने तो पैसे इसमें ज़्यादा चढ़ा रखे, सीमेंट तो इतने का आना है, इसने इतने पैसे चढ़ा रखे इसके, ये भाई कैसे कर रखा तूने, ठीक है। तो इस चीज़ को कौन चेक करता है, फाइनेंस कमीशन। और जब ये यहाँ से पास हो जाता है तब जाके सीधा पार्लियामेंट में ओके हो जाता है। तो ऐसा होता है। अच्छा, अब देखो दूसरी टाइप की ग्रांट होती है हमारी, एक डिस्क्रिशनरी ग्रांट। कौन सी होती है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट। अच्छा, अब ये आर्टिकल 282 के अंदर आती है, ठीक है, आर्टिकल 282 के अंदर आती है हमारी डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। अच्छा, ये कौन सी होती है भाई, देखो कि सेंटर एंड द स्टेट्स टू मेक एनी ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पसेस इवन इफ इट इज नॉट विद इन देयर रेस्पेक्टिव लेजिस्लेचर कंपेटेंस, ठीक है। सेंटर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू गिव दीज ग्रांट्स एंड द मैटर लाइज विद इन इट्स डिस्क्रिशन। ग्रांट्स आर to help the state financially to fulfill the plan targets, to give some leverage to the center to influence and coordinate state action to effectuate the national plan। देखो अब क्या बोल रहे हैं कि डिस्क्रिशनरी ग्रांट होती है। डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है, कई बार बता चुका हूँ मैं पीछे। देखो डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है मन मर्जी, भैया पार्लियामेंट की मर्जी है, चाहे तो दे चाहे तो ना दे। अब देखो, अब जो स्टेट है वो तो अपना मांग लेगी, भैया हमें तो चाहिए, वो तो देश में के मांग लेगी, भैया हमें तो ये काम कराना और हमें तो चाहिए। अच्छा, अब जो पार्लियामेंट है वो देखेगी भैया इस साल का थोड़ा सा बजट हमारा कम है, हम क्या करते हैं थोड़ा हाथ बीच के सबको थोड़ा थोड़ा कम कर उनको दे देंगे। अच्छा, और जो थोड़ा सा वैसे जो मांग रहे हैं तो उनका हम क्या करेंगे, उसकी मर्जी हम देखते हैं, अगर होगा बच जाएगा तो दे देंगे, वरना तो नहीं देंगे। तो वही चीज़ है कि भैया डिस्क्रिशनरी मतलब कि सेंटर इज अंडर द नो ऑब्लिगेशन, भाई उसके वो जबरदस्ती नहीं है कि भैया उसे देना ही देना पड़ेगा ना, बाइंडिंग नहीं है इसकी कुछ, टू गिव देम दीज ग्रांट्स एंड द मैटर्स लाइज विद इन द इट्स डिस्क्रिमिनेशन। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि सेंटर उसके बाइंडिंग पे नहीं है, मतलब स्टेट ने अगर बोल दिया सेंटर की भी हमें तो पैसे चाहिए, तो इस सेंटर मर्जी है सेंटर की वो दे या ना दे। सेंटर ऐसा नहीं है कि भैया उसे देने ही देने पड़ेंगे ना, सेंटर की मर्जी है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं तो उसे बोलते हैं कि डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। हाँ भैया, अगर उन्हें लगा सेंटर को, मतलब कि पार्लियामेंट को लगा कि हाँ भैया हाँ जो ये मांग रहा है जायज़ पैसा मांग रहा है और ठीक है काम भी सही कराएगा, वेलफेयर के लिए मांग रहे हैं, ठीक है, तो हम दे देते हैं, अगर लेगा तो देंगे वरना तो नहीं देंगे। ये होती है हमारी डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, ठीक है। अब देखो क्या है, तीसरी आती है अदर ग्रांट्स, कुछ और खर्चे वगैरह के लिए। अब देखो क्या है ये, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर अ थर्ड टाइप ऑफ ग्रांट इन एड्स बट फॉर अ टेम्पररी पीरियड। अब देखो क्या बोलते हैं कि थोड़े समय के लिए। अच्छा, प्रोविजन वॉज मेड फॉर ग्रांट इन द लेयर ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स to the states of Assam, Bihar, Odisha and West Bengal for the period of 10 years from the commencement of the constitution, charged on CFI and sent to states on recommendation of the finance commission। अब देखो क्या हुआ कि कुछ ग्रांट्स ऐसी होती है कि एग्जांपल देता हूँ, ब्रिटिश टाइम पे क्या था कि हमारे इंडिया का जो ये जूट था ना, जो जूट था हमारे इंडिया का, तो बहुत ही ज़्यादा एकदम प्रीमियम क्वालिटी का जूट था हमारे इंडिया का। अच्छा, जब हमारे तो जो यहाँ पे कहाँ पर ये आपकी असम हो गया, बिहार साइड हो गया, उड़ीसा हो गया, तो यहाँ पे फैक्ट्रीज थी, जूट की फैक्ट्रीज थी। आज भी जाके देखोगे तो आपको मिल जाएंगी, ठीक है, लेकिन वो बंद है, ठीक है।
तो क्या है कि जो ये फैक्ट्रीज थी उस टाइम पे, तो इसकी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का जूट बनता था, तो यहाँ से वो इम्पोर्ट करते थे अंग्रेज लोग, और वहाँ जाके वहाँ बेचते थे उन्हें हायर रेट पर, ठीक है। तो वो क्या करते थे भाई, तो जाते जाते जब वो चले गए तो इस सबको उन्होंने ख़त्म कर दिया, फैक्ट्रीज को बिल्कुल तबाह कर दिया। अब जो हमारी गवर्नमेंट आई, जब हमारी सरकार बनी, तो उन्होंने देखा भाई हमें देश की आर्थिक स्थिति को संभालना पड़ेगा, और संभालने के लिए सबसे पहले हमें इसका काम, इनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। जब भाई दूसरे देश से हमारे पास पैसा आएगा तभी तो हम अपने अच्छे से क्या बोलते हैं जीडीपी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ करा उन्होंने, पैसे दिए। कहाँ से? सीएफआई से सरकार ने पैसे पास करे। हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ, तो एग्जाम्पल देते बता रहा हूँ। देखो तो क्या हुआ कि जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने पैसे पास करे कौन से स्टेट्स को, असम को, बिहार को और उड़ीसा को, और बोला कि भैया जो तुम्हारी फैक्ट्री खराब हो गई ना, इसको काम शुरू कराओ, तुम इसका काम शुरू कराओ, पैसे हम देते हैं तुम्हें, ठीक है। पैसों की चिंता मत करो, पैसे जितने चाहिए हमसे ले लो, हम तुम्हें देते हैं, और तुम अपना काम शुरू करो, क्योंकि फिर तुम अपने आप पे डिपेंडेंट हो जाओगे, फिर तुम्हें खर्चे की चिंता नहीं रहेगी, ठीक है। और इससे हमारे देश को भी बहुत फायदा होगा। तो कुछ इस तरह के ग्रांट्स होते हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट पास कर सकता है, ठीक है। किसके लिए? वेलफेयर के लिए, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए। और ये किससे चार्ज होते हैं? ये भी सीएफआई से चार्ज होते हैं। तो भैया जितने भी डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स होते हैं सारे के सारे सीएफआई से होते हैं। बस एक होता है, जब क्या होता है कि कभी ये होता है ना, या तो इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई, या फिर वो कोई ऐसा अनहोनी टाइप का हो गया, कुछ जैसा अभी पीछे हुआ आया था। क्या आया था? क्या आया था? कमेंट में बताना क्या आया था, कौन सी सिचुएशन आई थी, 2-2.5 साल चली थी पूरी, कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। तो उस टाइम पे हमने क्या देखा कि जो हमारा कॉन्टिजेंसी फंड होता है इंडिया का, मतलब कि ऐसे पैसे जो खाली खतरे के समय पे निकाल सकते हैं, देश इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो उस पैसे का हमने इस्तेमाल करा था, ठीक है। तो खाली उस टाइम पे कॉन्टिजेंसी फंड निकलता है, वरना सब जगह सीएफआई दिया जाता है ग्रांट्स पे, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब हमारा जो 5th पॉइंट है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, अच्छा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल क्या है भाई? ये जीएसटी कब आया था? ये जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हाँ जीएसटी कब आया था? कमेंट में बताना मुझे कब आया था ये। अच्छा, अब तो देखो क्या हुआ था, जो हमारा जीएसटी था वो 2016 में 101 अमेंडमेंट के अंदर आया था। अच्छा, इसने क्या बोला? प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। अच्छा, जब ये जीएसटी आना था तो उसके लिए हमने एक काउंसिल बनाई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 279A, आर्टिकल 279A एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ जीएसटी काउंसिल बाय एन ऑर्डर, ठीक है। अब जो आर्टिकल 279A था उसने प्रेसिडेंट को एम्पावर्ड करा, मतलब कि बोलते तो पार्लियामेंट ही है, तो आर्टिकल 279A के अंदर प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी। पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट से बोला कि भाई साहब, सर जी आप ऐसा करिए, आप अपना ऑर्डर पास करिए और आप एक काउंसिल बनाइए, जीएसटी काउंसिल, ठीक है, जो क्या करेगी, जीएसटी का ठीक करेगी, मतलब कि वो देखेगी हाँ अगर ये आता है तो सही होगा, कितना हमें प्रॉफिट होगा और कितना जो हमारा जीडीपी है उससे उसमें प्रॉफिट में जाएगी, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल बनाई गई, ठीक है, किसके ऑर्डर पे? प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे, ठीक है। द काउंसिल्स इज अ जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट। अब जो एक काउंसिल थी इसमें सेंटर में से भी थे, ठीक है, सेंटर के तो होंगे ऑब्वियसली भाई, ये पूरे नेशनल की बात है तो सेंटर तो होना ही होना है, ठीक है, मस्ट है। और साथ ही साथ स्टेट्स भी थे कि भाई स्टेट से भी तो उन्हें कंफर्म कराना पड़ेगा ना भाई, ऐसा थोड़ी कि सेंटर उन पर थोप देगा, नहीं, उन्हें समझा है कि भाई इसके कुछ फायदे भी हैं तो समझो, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों की जॉइंट फॉर्म हुआ। जॉइंट फॉर्म मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर, जो स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर थे और जो सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके आपस में बातचीत हुई, ठीक है। अच्छा, फिर जाके ये पास हो जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका जीएसटी लग गया था, आपको पता ही है फिर क्या हुआ था, ठीक है। अब देखो, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल ये काम आई थी। अच्छा, अब देखो 6 पॉइंट क्या है इसका, फाइनेंस कमीशन। अब देखो फाइनेंस कमीशन जो पीछे आई थी, ठीक है। अब देखो इसका काम क्या है, क्या करती है, देखो आर्टिकल 280 प्रोवाइड्स फॉर अ फाइनेंस कमीशन एज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। अब देखो क्वाजी जुडिशियल क्यों बोल रहे हैं, तो जुडिशियल मतलब रिव्यू करना कि भैया सब कुछ सही हो रहा है, मतलब सब कुछ सही हो रहा है, उसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं जुडिशियरी बॉडी। अब देखो क्वाजी जुडिशियल क्यों बोला, देखो क्योंकि भैया इसका काम खाली क्या है, उसका खाली काम देखना है, जजमेंट नहीं दे सकती उस पर ना, बोल नहीं सकती, वो अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को सबमिट कर दी। देखो मैंने जो भी मैंने देखा मैंने इस रिपोर्ट में लिख दिया और आप इसे चेक कर लो, आपकी मर्जी, आप जो करना चाहो कर लो, मेरी ये रिकमेंडेशन है बस, ठीक है। तो ये काम होता है हमारे फाइनेंस कमीशन का और आर्टिकल 280 के तहत ये बनती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5th ईयर और एवरी इवन अर्लियर। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जो ये फाइनेंस कमीशन है ये
हर 5 साल में एक बार प्रेसिडेंट बनाते हैं, ठीक है, हर 5 साल में एक बार बनाते हैं, और इवन अर्लियर, और इससे पहले ही बना सकता है अगर चाहे तो, ठीक है भाई। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी लगी तो उससे पहले पीएम देख सकते हैं कि हाँ प्रेसिडेंट साहब देख सकते हैं, मतलब कि पीएम देखेंगे अच्छा ये हो रहा है तो उसी तरह जाएंगे प्रेसिडेंट सर के पास, अच्छा उनसे बोलेंगे सर ऐसे ऐसे बात है तो हमें आपकी बात थोड़ी जल्दी इन्हें बुलाना पड़ेगा, फाइनेंस कमीशन को बनाना पड़ेगा और हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो फिर जो प्रेसिडेंट होंगे वो सीधा ऑर्डर पास करेंगे और सीधा कमीशन बन जाएगी, ठीक है, पास हो जाएगा हाथों हाथ। तो कहने की बात ये है कि हर 5 साल में, वैसे तो जनरली अगर हम बात करें तो हर 5 साल में एक बार बनती है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है उसे पहले भी बना सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा रिक्वायर्ड, अच्छा क्या जरूरत है इसकी, क्यों बनाते हैं भाई, क्या काम है इसका। अच्छा रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। अच्छा अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये क्या करती है, ये एक रिकमेंडिंग बॉडी है, मतलब कि ये रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है प्रेसिडेंट को कि भाई साहब, अगर जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जो प्रेसिडेंट है हमारे वो बोलेंगे भैया हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति वो कैसे चल रही है, ठीक है, हमें इस चीज़ में पैसा लगाना है, हमें इसके पैसों को डबल करना है, ये हम कैसे करेंगे। अच्छा तो इसके लिए फाइनेंस कमीशन आएगी, बोलेगी सर देखो हम पहले वो कर लेते हैं, जज कर लेते हैं, देख लेते हैं सब कुछ, उसके बाद आपको सजेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ में प्रेसिडेंट को कोई दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में प्रॉब्लम हो रही है, तो फाइनेंस कमीशन उस चीज़ को रिजॉल्व करती है, अपनी रिकमेंडेशन देती है, ठीक है। अब देखो क्या क्या काम है इसके फाइनेंस कमीशन के। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, वर्टिकल डिवोल्यूशन, एंड बिटवीन द स्टेट्स हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। देखो ये क्या बोलते हैं कि पैसा किस तरह से बटेगा, ठीक है, कि पैसे किस तरह से बटेगा, सेंटर स्टेट्स में किस तरह से बटेगा, तो इसे हम वर्टिकल डिवोल्यूशन भी बोलते हैं। डिवोल्यूशन क्यों बोलते हैं भैया, पैसों का बट रहे हैं, ठीक है, पैसे क्या हो रहे हैं, डिजॉल्व हो रहे हैं ना, तो इसे हम डिवोल्यूशन बोलते हैं कि पैसे डिवोल्यूशन किसके बीच में, सेंटर स्टेट के बीच में, तो हम बोलेंगे ये क्या हो रहा है, ये वर्टिकल डिवोल्यूशन हो रहा है। और हम देखेंगे कि सेंटर के आपस में, सेंटर में हाँ, जो हरियाणा है वो उत्तर प्रदेश को कैसे दे रहा है, और जो उत्तर प्रदेश है वो हरियाणा को कैसे दे रहा है पैसे, उस चीज़ का कैसे बोलेंगे, उसे बोलेंगे ये क्या हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन हो रहा है। मतलब कि अगर स्टेट्स के बीच में होगा तो हम बोलेंगे उसे हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, और सेंट्रल स्टेट्स के बीच में हो रहा है तो हम बोलेंगे वर्टिकल डिवोल्यूशन, ठीक है, ये चीज़ है कि पैसे बट कैसे रहे हैं। अच्छा दूसरा काम क्या है, देखो और क्या करती है ये, प्रिंसिपल विच शुड गवर्न, देखो क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल विच शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड्स टू द स्टेट्स बाय द सेंटर। ये सिद्धांत मतलब कि प्रिंसिपल बनाती है, क्या करती है कि भैया देखो इस लॉ के तहत, इस चीज़ के तहत आपको इतना इतना डिवाइड करने हैं पैसे। मतलब कि अब जो ये है क्या बोलते हैं फाइनेंस कमीशन है, ये रिकमेंड कर देगी भैया कि देखो 20% तो इसमें सेंटर रखेगा, बाकी 75% या फिर 20% 80% आप रख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ प्रिंसिपल सेट करती है अपने फाइनेंस कमीशन, उसके बेसिस पे जो पैसों का बंटवारा होता है वो होता है डिवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा measures to supplement the resources of the panchayats and the municipality in the states on the basis of the recommendation made by the state finance commission। अब जैसे सेंटर की फाइनेंस कमीशन होती है वैसे ही स्टेट की हर एक अपने स्टेट की एक अलग फाइनेंस कमीशन होती है, ठीक है। अब जो है जो स्टेट की फाइनेंस कमीशन है वो वही देखती है कि हमें क्या क्या जरूरत है, देखो उसके हिसाब से वो बनाती है। जैसे कि पंचायत होगी, म्यूनसिपालिटीज़ होगी। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, उत्तराखंड है, उत्तराखंड में देहरादून है, तो इसमें म्यूनसिपालिटीज़ हैं, ठीक है। तो उसमें जो म्यूनसिपालिटीज़ हैं वो बताएंगे भाई हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ये करवाना है, हमें सड़कें बनवानी है, हमें बिजली के खंभे लगवाने हैं, हमें यहाँ पे ये करवाना है, हमें वो करवाना है, गार्डन ओपन करवाने हैं, स्मार्ट सिटी बनाने हैं देहरादून को, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो उसके लिए जो स्टेट की, उत्तराखंड स्टेट की जो फाइनेंस कमीशन होगी वो रिपोर्ट बनाएगी और सीधा भेज देगी किसे, सेंटर की फाइनेंस कमीशन को। अब उस पर स्टडी करेगी, देखिए कि हाँ भाई ये सही है, क्या ये जो पैसे मांग रहा है वो जायज़ है, जो इसने बिल तैयार करके हमें दिया है क्या वो सही है, बिल्कुल सही है, पैसे सही हिसाब से मांग रहा है। ये तो नहीं कि भाई हम मांग ज़्यादा रहा है और हम लग कम रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि बीच के पैसे खा जाएगा ये, नहीं, ठीक है। तो वो कौन चेक करता है, वो फाइनेंस कमीशन ऑफ सेंटर चेक करती है, और जो स्टेट वाली जो फाइनेंस कमीशन होती है वो रिक्वेस्ट भेजती है सेंटर को, ठीक है, ये चीज़ है। एनी अदर मैटर रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एनी अदर मैटर, और भी कुछ ऐसे मैटर होते हैं, ठीक है, कि भाई कुछ ऐसे आपदा टाइप का कुछ हो गया, जैसा अभी उड़ीसा में पीछे हो गया था, वहाँ पे सुनामी आ गई थी, ठीक है, तो पूरा का पूरा वही खत्म हो गया था, बीच में आपने एड्स भी देखे होंगे बहुत सारे, ठीक है, तो काफ़ी टाइम हो गया उस बात को। तो ऐसी कंडीशन आ जाती है तो सीधा प्रेसिडेंट के पास एक्शन जाता है, ठीक है। वो जो बोल देंगे वही होगा, वो सीधा बोल देंगे कि मुझे इतने, वो सीधा फाइनेंस मिनिस्टर को बोलेंगे, हाँ फाइनेंस मिनिस्टर को कॉल करेंगे, बोलेंगे हाँ कल सुबह तक मुझे 200 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे इमरजेंसी में चाहिए, ठीक है। जो फाइनेंस कमीशन होगी चुपचाप निकाल के जो आपके प्रेसिडेंट है, हमारे प्रेसिडेंट है, उन्हें भेज देगी डायरेक्ट,
और जो करना है करें, ठीक है। उसके बाद अब जो प्रेसिडेंट है, उसके बाद अगर वो पैसे मांग लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है उन्होंने पैसे ले लिए, तो उसके बाद वो बिल पास होना होगा पार्लियामेंट में, ठीक है। और वो बिल पास होगा, भले ही जो प्रेसिडेंट है उसने पहले पैसे ले लिए, बिल पास नहीं हुआ, पहले पैसे ले लिए, लेकिन वो उनके लेने के बाद जब वो पैसे ले लेंगे उसके बाद उन्हें बिल पास कराना पड़ेगा पार्लियामेंट में, ठीक है। क्योंकि तो दिखाना है भाई, वो तो हमारे किससे निकला है, हमारे CFI से निकला है, तो ये चीज है। अब देखते हैं आगे। अब देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन envisages the finance commissions as the balancing wheel of the fiscal federalism in India। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी फाइनेंस कमीशन है, देखो जो ये हमारी फाइनेंस कमीशन है, और ये क्या करती है, ये हमारे एक क्या है, ये एक बैलेंसिंग व्हील की तरह काम करती है फाइनेंस कमीशन। अच्छा, ये बैलेंस व्हील की, अच्छा ये हमारी फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, और ये बैलेंसिंग व्हील की तरह काम कर रही है, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बैलेंस बना के रखती है कि हाँ भैया, कि जिस हिसाब से जो पैसे की जरूरत है क्या वो सही मांग रहा है, ठीक है। इस चीज़ को चेक करने की जिम्मेदारी किसकी, फाइनेंस कमीशन की। तो वो बैलेंस बना के रखती है किसके बीच में, बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। हाँ, ये बैलेंस बना के रखती है खर्चों के बीच में कि भैया ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं कि भाई ज़्यादा मार रहे हैं और बैंक के बीच में गायब कर दिए पैसे, नहीं, ठीक है। इस चीज़ को कौन चेक करता है, फाइनेंस कमीशन चेक करती है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये ऐसा एक्ट करती है एज अ बैलेंसिंग व्हील बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, ठीक है, ये चीज़ है। 7th पॉइंट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट इंटरेस्ट। मतलब कि अब देखो क्या होता है कि कभी कभी जो स्टेट्स होती है वो एक दूसरे स्टेट से क्या ले लेती है, लोन ले लेती है कि भैया हमें थोड़े से पैसे चाहिए थे, हम तुम्हें दे देंगे, देखो हमारा जो CFI है, हमारा CFI देख सकते हो, तो हमारे पास इतना पैसा है लेकिन हमें थोड़ा सा और चाहिए कुछ काम करने के लिए, तो आप हमें थोड़ा उधार दे दो, हम आपको चुका देंगे बाद में, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान कौन रखता है, सेंटर रखता है। अब देखो किस तरह से, फॉलोइंग बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कुछ ऐसे बिल होते हैं कि भैया जो पार्लियामेंट में पास होते हैं किसकी रिकमेंडेशन से, खाली प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से, प्रेसिडेंट बोलेंगे तभी जाके पास होंगे, वरना तो नहीं होंगे, ठीक है। बिल विच इम्पोजेज और वेरीज एनी टैक्स ऑन ड्यूटी इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड। अब देखो क्या है, बिल विच इम्पोजेज और वेरीज एनी टैक्स और ड्यूटी इन विच द स्टेट्स आर इंटरेस्टेड। अब देखो क्या है कि बिल जो स्टेट्स है वो अपने कुछ बिल उसमें क्या कर सकती है, टैक्स इम्पोज कर सकती है। जैसे कोई एग्जांपल देता हूँ, एक A स्टेट है, एक B स्टेट है, ठीक है। अभी की करी जो A स्टेट है वो B के मार्केट में जाके अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो जो B जो स्टेट है वो इसके प्रोडक्ट पर कुछ टैक्स लगा देगी, ठीक है, कुछ टैक्स लगा देगी। अच्छा, अब जो होगा, जो एग्जांपल देता हूँ, अब जो A स्टेट है ना उसका जो प्रोडक्ट है X और जो B स्टेट है इसका जो प्रोडक्ट है Y, दोनों सेम प्रोडक्ट हैं, ठीक है, क्वांटिटी सेम है, वजन सेम है, कलर सेम है, टेस्ट सेम है, सब कुछ सेम है। लेकिन अगर जब ये B वाली स्टेट A वाली स्टेट के ऊपर जो टैक्स लगा देगी तो जो इसका प्राइस है वो बढ़ जाएगा, और वही चीज़ जब लोगों को सस्ते दामों में मिल रही है तो वो महंगे वाला खरीदेगी, नहीं खरीदेगी, तो ये कॉम्पिटिशन यहाँ पे हार जाएगा, कौन, A। तो इसके ऊपर भी कुछ वो लेके आती है, जो पार्लियामेंट है वो एक्ट लेके आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बनाती है कि भैया आप इससे ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकते, है नहीं, तभी तो काम चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छा, बिल विच वेरी इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं कि वैसे तो एग्रीकल्चर पे टैक्स लगता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कोई स्टेट है, हाँ भैया यहाँ पे बढ़िया होता है, एकदम मामला बढ़िया है, सब कुछ सेट है, तो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो बिल्स विच वेरीज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एग्रीकल्चर इनकम, बिल्स विच अफेक्ट द प्रिंसिपल्स ऑन विच मनी आर और मे बी डिस्ट्रीब्यूट टू द स्टेट्स। तो इन सब चीज़ों पे सेंटर इन्हें क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। बिल विच इम्पोजेज एनी सरचार्ज। अब देखो सरचार्ज क्या होता है, पहले ही बता चुका हूँ मैं। सरचार्ज होता है कि जो सेंटर होती है ना, सेंटर, तो सेंटर के पास ये पावर है कि वो सरचार्ज लगा सकता है। सरचार्ज मतलब कि अब जो सेंटर है, स्टेट जो है वो किसी चीज़ पे टैक्स लगा रही है। एग्जाम्पल देता हूँ, अब जो ये स्टेट है, ठीक है, स्टेट है, तो इन्होंने बोला अंबानी जी आपके पास तो यार बहुत सारा पैसा है, आप ऐसा करो कि आप जो हमें टैक्स देते हो, जो स्टेट को देते हो वो तो देते हो आप, ठीक है, हम आपके ऊपर ना एक सरप्लस चार्ज लगा रहे हैं 1% का, कि 1% ये आप हमें भी दे दिया करो। मतलब कि जो ये 1% चार्ज है ना,
अलग से जो एडिशन लग रहा है 18% तो जीएसटी हो गई, उसके पास जो 1% अलग से जो टैक्स लग रहा है ये सरचार्ज होता है। ये किसके पास होती है लगाने की पावर, ये सेंटर के पास होती है। सेंटर देखिएगा अगर हाँ भाई ज़्यादा अमीर है, इसके पास ज़्यादा वेल्थ है, ठीक है, कुछ कुछ होते हैं इसके रिकमेंडेशन, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको नज़र में रख के जो सेंटर है वो सरचार्ज लगाता है किसी पर्टिकुलर लोगों पे या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स पर, ठीक है। तो ये सरचार्ज लगता है कि 1% जो है 1%, 2%, 1.2% कुछ भी टैक्स लगा सकता है। तो ये जो डायरेक्ट जो 1% का जो टैक्स होगा, जो 1% का जितना भी पैसा होगा वो डायरेक्ट सेंटर के पास जाएगा, स्टेट का उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये से बोलते हैं सरचार्ज। अच्छा, सरचार्ज ऑन एनी स्पेसिफाइड टैक्स और ड्यूटी फॉर द पर्पस ऑफ द सेंटर, वही चीज मैंने बोला अभी, सेंटर अपने पर्पस के लिए टैक्स लगा सकते हैं सरचार्ज किसी भी स्टेट के किसी भी पर्सन पे, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल्स पर, ठीक है। अच्छा, अब 8 पॉइंट है हमारा बोरोविंग बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स, ठीक है। बोरोविंग बाय द सेंटर एंड द स्टेट, कि भैया लोन ले रहे हैं। अच्छा, लोन ले रहे हैं, देखते हैं क्या लोन ले रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं सेंटर का। देखो, सेंटर कैन बोरो ऑन CFI विद इन प्लस आउटसाइड इंडिया विद इन लिमिट्स फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। अब देखो क्या है कि जो हमारा सेंटर है वो पैसे ले सकता है CFI को दिखा के, या तो CFI से विद इन द कंट्री इंडिया से, या फिर आउटसाइड दूसरे देश से भी ले सकता है। कौन? सेंटर। सेंटर के पास ये पावर है कि वो मतलब कि बाहर देशों से भी ले सकता है, ठीक है, कि भैया इतने टाइम के लिए हमें थोड़ा सा पैसे दे दो और हम आपको दे देंगे, हमें कुछ काम के लिए चाहिए, विद इन लिमिट्स फिक्स बाय। और वो भी जो पैसे वो मांगे हैं वो कुछ लिमिट्स के अंदर होंगे, डिसाइड होंगे कि हाँ मतलब कि 1000 करोड़ से ज़्यादा रुपए नहीं ले सकते आप, या 2,00,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए नहीं ले सकते आप, कुछ ऐसी लिमिट सेट होती हैं, ठीक है। उन लिमिट्स के अंदर इन्हें पैसे लेने होते हैं जो पार्लियामेंट के द्वारा सेट की जाती है लिमिट्स, ठीक है। और कैन मेक लोन्स टू एनी स्टेट और गिव गारंटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स रेज्ड बाय एनी स्टेट्स चार्ज ऑन CFI। अब दो क्या है कि जो सेंटर है वो बाहर से तो लिमिट्स मतलब कि बाहर से तो लोन ले सकता है अगर उसे कुछ जरूरत है सेंटर को, वैसे तो कभी सेंटर ऐसा करता नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब तो मोदी जी हैं, सबको लगा रखी है बस, ठीक है, जैसा आप देख ही रहे हो। चलो अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। देखो कि कैन मेक लॉज टू एनी स्टेट। देखो अब जो ये सेंटर है, सेंटर क्या है हमारा? बड़ा भैया, सारी स्टेट का बड़ा भैया, बिग ब्रदर है सेंटर। अच्छा, अब जो सेंटर बड़ा भैया है तो जो स्टेट्स हैं बड़े भैया से मांगेंगे पैसे, बड़ा भैया है। अब बड़े भैया क्या करेगा? छोटे छोटे भैया भाइयों को, अपने स्टेट्स को क्या कहा भाई लोन दे सकता है, कुछ टाइम पीरियड के लोन दे देगा उन्हें, ठीक है। अच्छा, और जो स्टेट है अगर वो आपस में भी लोन लेती है तो उसकी गारंटी भी कौन लेता है? उसकी गारंटी भी हमारा सेंटर लेता है। हाँ भैया, अगर तेरा लोन इतने नहीं चुका है ना तो कोई बात नहीं, हमारे पास CFI देख ले कितना है, हम चुका देंगे, तेरा टेंशन मत ले, तू बड़ा भाई है इसके, हमारे भैया आप पे देते तो लोन, ठीक है। तो ये कौन करता है? ये सेंटर करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स रेज्ड बाय एनी स्टेट। अगर कोई भी स्टेट लेती है वो सारा का सारा CFI से चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, अगर वो नहीं चुका पाते, ठीक है। अब देखो हम स्टेट की बात देखते हैं कि स्टेट कैसे लेता है भाई लोन वगैरह। कैन बोरो विद इन इंडिया, ठीक है। अब जो स्टेट है वो खाली विद इन इंडिया मतलब कि दूसरे स्टेट से या फिर सेंटर से लोन ले सकता है, बाहर से नहीं जा सकता। एंड नॉट अब्रॉड मतलब कि बाहर की कंट्री से नहीं ले सकता। अगर मैं एग्जांपल दूं, वो अगर इंडिया एग्जांपल है, अब कल को उत्तर प्रदेश उठ के ये नहीं बोल सकता कि भैया हमें थोड़े से पैसे चाहिए थे तो हम चलते हैं वहाँ पे अमेरिका के पास जा रहे हैं, उनसे थोड़े से पैसे लेके आ जाते हैं, उन्हें थोड़ा टाइम में लौटा देंगे। नहीं, वो खाली या तो सेंटर से मांग सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, पार्लियामेंट से बिल याचिका दायर करके उनसे मांग सकता है, या फिर अपनी किसी और स्टेट से, जैसे भैया मांग लिया मुंबई से मांग लिया, महाराष्ट्र से मांग लिया, ठीक है, किसी से भी मांग सकता है, लेकिन वो देश की बाउंड्री के अंदर से ही लेगा, यानी विद आउटसाइड द इंडिया नहीं जाएंगे वो, ठीक है। कौन? स्टेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि जो हमारे सेंटर है वो जा सकता है। अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द CFS और गिव गारंटीज बट नॉट विद इन द लिमिट्स फिक्स्ड बाय द लेजिस्लेचर। अच्छा, अब जो ये लोन लेंगे, जो स्टेट वाले भी लोन लेंगे, वो भी कुछ लिमिट्स के अंदर फिक्स होगा जो स्टेट की लेजिस्लेचर असेंबली ने सेट करी हुई है उनके ऊपर लिमिट, ठीक है। उसी के अंदर अगर उन्हें लोन लेना होगा उसी अमाउंट के, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एक लिमिट सेट हो जाएगी कि भैया हाँ आप 500 करोड़ का लोन ले सकते हो, उससे ऊपर नहीं ले सकते आप, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा हमारी औकात नहीं, हम चुका देंगे, ठीक है। तो इससे हमने लिमिट सेट कर दी कि भैया इससे ऊपर नहीं लोगे आप, ठीक है। अच्छा, कैन नॉट रेज एनी लोन विदाउट सेंटर कंसेंट। अच्छा, अगर इस स्टेट को कोई लोन लेना है तो बिना सेंटर को बताए नहीं ले सकते। अगर उन्हें कोई लोन चाहिए तो सेंटर से पहले पूछेंगे, भैया देखो ऐसे ऐसी बात है, मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, तो मैं सोच रहा था कि मैं जाके
ये क्या बोलते हैं, हाँ अपना महाराष्ट्र है, अपना मध्य प्रदेश, इनसे थोड़े से पैसे ले लूँ, क्या ले लूँ मैं, ये पूछेगा पहले, ठीक है। अगर सेंटर बोल देगा हाँ चलो ठीक है ले लो तुम, या फिर ऐसा करो हम ही तुम्हें दे देते हैं, ठीक है, तो ऐसा सेंटर बोल सकता है, ठीक है। देयर इज एन आउटस्टैंडिंग लोन टू सेंटर और पेंडिंग लोन वेयर द सेंटर इज द गारंटी, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा होता है कि जो स्टेट है जिसने लोन लिया है वो पैसे देने में अभी असक्षम है, मतलब उसके पास उसकी जो खुद का बजट है वो बिगड़ा हुआ है, वो पैसे नहीं दे सकता अभी लोन के, उस टाइम पे जो सेंटर है वो गारंटी लेगा, ठीक है। अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसे पे करेगा, ठीक है, पेंडिंग लोन चल रहा है उसको भी पे करेगा। गारंटी कौन लेगा, सेंटर, बड़ा भैया लेगा सेंटर, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं अपने कौन से पॉइंट की, 9th पॉइंट की, सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारा, क्या है, इंटर गवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटीज, मतलब कि ज़्यादा कुछ नहीं है, देख लो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द रूल ऑफ इम्यूनिटी फॉर द म्यूचुअल टैक्सेशन। कुछ नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसे, आगे बढ़ते हैं। छोड़ दूँ सर, फिर पढ़ाया क्यों है, लिखा क्यों है, चलो देखो फिर समझो। तो क्या होता है कि आर्टिकल 285 के अंदर क्या होता है कि एग्जेम्पशन ऑफ सेंट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम द स्टेट टैक्सेशन की। अब जो एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारा रेलवेज है, जो रेलवेज की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितनी भी जमीन है, जितने भी गाड़ियां हैं, या फिर बोल सकते हो आप ट्रेन है, जितनी भी, वो सारी की सारी किसकी है, जिस स्टेट में है, जिस स्टेट में, हर ऐसे तो हर स्टेट में रेलवे स्टेशन है, ठीक है, क्या वो सारी प्रॉपर्टी स्टेट्स वालों की है, नहीं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी भले ही स्टेट में है लेकिन वो आ किसके अंडर रही है, वो आ रही है हमारे सेंट्रल के अंदर, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है जो सेंट्रल की प्रॉपर्टी है वो जो स्टेट के अंदर आ रही है, क्या स्टेट उसके ऊपर टैक्स मतलब टैक्स लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्या लेता है टैक्स, तो वही चीज़ हम देख रहे हैं। अब देखो आर्टिकल 285 एग्जेम्पशन, मतलब कि नहीं लेता भैया, सेंटर के, स्टेट के पास ये पावर नहीं कि वो सेंटर से टैक्स ले ले, ठीक है। अच्छा देखो, सेंटर्स प्रॉपर्टी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल टैक्स इम्पोज्ड बाय द स्टेट और एनी अथॉरिटी विद इन अ स्टेट लाइक म्यूनसिपालिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत एंड सो ऑन। अब देखो क्या होती है, जितनी भी बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज हैं, ये क्या टैक्स अप्लाई करती है आपको, जो हर महीने के बाद आपका जो बिजली का बिल आता है, घर का जो जमीन का जो टैक्स आता है, ठीक है, पानी का जो बिल आता है, वो कौन देते हैं, म्यूनसिपालिटीज के लोग देते हैं ना, तो ये टैक्स जनरेट करते हैं। तो ये बोल रहे हैं आर्टिकल 285 के अंदर स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वो सेंटर से टैक्स मान सके किसी भी चीज का, ठीक है। अच्छा, तो ये है आर्टिकल 285 के अंदर। आगे देखो प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी के अंदर तो भाई बहुत सारी चीजें आ गई, तो किस किस पे नहीं ले सकते टैक्स, जैसे कि लैंड हो गया, जमीन के ऊपर टैक्स नहीं ले सकते, बिल्डिंग के ऊपर टैक्स नहीं ले सकते, चैटलेट्स के अंदर भी टैक्स नहीं ले सकते, शेयर्स के ऊपर भी नहीं, डेबिट्स के, एवरीथिंग दैट हैज अ वैल्यू, मनी वैल्यू, ठीक है। ऐसी कोई सी भी चीज जिसकी कोई पैसों में कोई कीमत है उसका ऊपर टैक्स नहीं ले सकती, कौन, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया रेलवे का, तो रेलवे इतना एरिया कवर करता है स्टेट का, क्या उसके ऊपर टैक्स नहीं लेता है स्टेट, नहीं लेता, ठीक है, उसका हक ही नहीं है भाई, बड़ा भैया से कोई पैसे ले लेगा, ठीक है। द कॉर्पोरेशन और द कंपनीज क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट इम्यून फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन और लोकल टैक्सेशन। देखो क्या बोल रहे हैं कि अब जितने भी क्या है कि जितने भी कॉरपोरेशन या फिर ये समझ लो कि कंपनीज है जितनी भी, जो सेंटर के द्वारा चलाई जा रही है स्टेट्स में, पर्टिकुलर स्टेट्स में, जो सेंटर के द्वारा, डायरेक्ट सेंटर के द्वारा उस पर रूल करा जा रहा है, उस कंपनी मतलब सेंटर के अंदर आ रही है कंपनी और वो किसी स्टेट में है, तो उस बिल्डिंग के ऊपर या फिर उस कंपनी के ऊपर भी स्टेट का ये वो नहीं है कि भैया कि आप हमसे टैक्स लो। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उस कंपनी के ऊपर भी टैक्स नहीं ले सकती क्योंकि वो सेंटर के अंदर आ रही है। ध्यान रखना, कहने की बात यह है कि जितनी भी प्रॉपर्टी सेंटर की स्टेट के अंदर आएगी, जो स्टेट है उसके ऊपर टैक्स नहीं लेगी, ठीक है। जो स्टेट है वो टैक्स सेंटर की प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं लेगी अगर वो उनके स्टेट में आ रहा है, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब देखो आर्टिकल 289 क्या बोलता है, एग्जाम्पशन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द सेंट्रल टैक्सेशन। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि ऐसे तो फिर वाइस वर्सा भी होना चाहिए कि भैया अगर सेंटर के अंदर, मतलब सेंटर की जमीन के अंदर अगर स्टेट की कोई प्रॉपर्टी है तो भैया उसके ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए, हाँ, तब भी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो भैया दोनों भाई हैं आपस में, आप भाई की बात तो अलग होती है, भाई एक दूसरे से पैसे थोड़ी ले लेंगे, भले ही वो उतना ले सकता है कि जितना खर्चा लगा है, लेकिन उससे प्रॉफिट के लिए नहीं काम करेंगे, वो खाली उसका काम हो जाएगा, हाँ भैया हमने तेरे को दिया था और जितने मेरे लगे तो मेरे को उतना दे दे भाई, मैं तेरे से 1 रुपया नहीं फालतू ले रहा, तो ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन
उसके ऊपर टैक्स नहीं कमा सकते उनसे, मतलब प्रॉफिट के लिए पैसे नहीं ले सकते, ठीक है। अब देखो 289 की, अब जो स्टेट की प्रॉपर्टी है सेंटर के अंदर, देखो द प्रॉपर्टी एंड द इनकम ऑफ स्टेट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेंट्रल टैक्सेशन, वही चीज है, ठीक है। सच इनकम मे बी डिराइव्ड फ्रॉम सोवरेन फंक्शंस और कमर्शियल फंक्शंस, बट द सेंटर कैन टैक्स कमर्शियल ऑपरेशंस ऑफ द स्टेट इफ परमानेंट सो प्रोवाइड्स, मतलब कि वही चीज है कि अगर सेंटर स्टेट के ऊपर ले सकता है और स्टेट सेंटर के ऊपर ले सकती टैक्स, ठीक है, यही चीज है। आगे आगे देखते हैं। प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटीज सिचुएटेड with the states are not exempted from the central taxation. सेंटर कैन टैक्स द कमर्शियल ऑपरेशंस, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो सेंटर है वो स्टेट के कमर्शियल ऑपरेशन पे टैक्स ले सकता है, लेकिन किस पे नहीं ले सकता, किस पे नहीं ले सकता बताओ। जो स्टेट है, सॉरी जो सेंटर है वो कमर्शियल ऑपरेशन पे टैक्स ले सकता है, ठीक है, मगर सोवरेन फंक्शंस पे टैक्स नहीं ले सकता, ठीक है। अगर वो लेन देन करता है, भाई सामान का लेन देन कर रहा है तो उसके ऊपर वो टैक्स ले लेगा, सेंटर स्टेट से टैक्स ले लेगा उस चीज के ऊपर, लेकिन अगर वो अपना कोई सोवरेन फंक्शन कर रहा है तब उसके ऊपर टैक्स नहीं लेगा सेंटर, ठीक है। देखो ड्यूटी ऑन गुड्स इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्ट बाय अ स्टेट और एन एक्सरसाइज ड्यूटी और गुड्स प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड बाय अ स्टेट, एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1963, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ओपिनियन दिया था 1963 में कि भैया कमर्शियल ऑपरेशन के ऊपर जो सेंटर है वो स्टेट से ले सकता है टैक्स, ठीक है, खाली कमर्शियल ऑपरेशंस के ऊपर, ठीक है। अब देखो 10th पॉइंट क्या बोलता है, इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसीज ऑन सेंटर स्टेट्स फाइनेंशियल रिलेशंस, कि भैया अगर इमरजेंसी लग जाती है तो फाइनेंशियल रिलेशंस में सेंटर और स्टेट के क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो चीज़ देखते हैं। तो कुछ 4-5 पॉइंट है इसके अंदर, देखते हैं। सबसे पहला होगा प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, मतलब कि प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अब देखो कि भैया जैसे इमरजेंसी लग जाए, नेशनल इमरजेंसी लग गई, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई, कुछ भी लग गया, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी लग गई, तो क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट है, हमें पता है इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट रूल एक्टिवेट हो जाता है एकदम, ठीक है, एक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो प्रेसिडेंट रूल चलेगा। तो प्रेसिडेंट उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, उसे कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं टैक्सेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, मतलब कि पहले जिस हिसाब से पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे सेंट्रल स्टेट के बीच में, उस परसेंटेज को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है वो, कौन, प्रेसिडेंट सर, ठीक है, ऑफ रिवेन्यूज बिटवीन द सेंट्रल स्टेट्स, वही चीज है। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द डिवीजन ऑफ द टैक्सेस एंड ग्रांट्स इन एड्स टू द स्टेट्स, की प्रेसिडेंट उस टाइम पर सस्पेंड कर सकता है अगर भाई किसी स्टेट ने उनसे पैसे मांगे, सेंटर से पैसे मांगे कि हमें इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट सर हैं साफ मना कर देंगे, अभी नहीं, अभी हमारे देश में वित्तीय आपदा लगी हुई है या फिर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है और तुम्हें पैसों की पड़ी है, पहले इससे निपटते हैं उसके बाद देखेंगे तुम्हारा, बाद में जाना चलो, ठीक है, तो मना कर सकते हैं, सस्पेंड कर देंगे डायरेक्ट उस टाइम पीरियड में, ठीक है। सच मॉडिफिकेशन कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इमरजेंसी केसेस टू ऑपरेट्स, क्या बोल रहे हैं कि such modification continues till the end of the financial year in which the emergency cases to operate। अच्छा अब देखो क्या हुआ कि इमरजेंसी लगी हमारी, एग्जांपल देता हूँ मैं, एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2023 है, एग्जांपल देता हूँ कि जो हमारा साल चला गया 2023, उसमें इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी लगी हमारी मई में, तो मई के बाद जो फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, अब जो हमारा फाइनेंशियल क्या बोलते हैं ईयर होगा वो कब से कब तक का होगा बताना जरा। जो हमारा फाइनेंशियल होगा ईयर वो होगा मार्च 2023 से लेकर मार्च 2024 तक का, मार्च 2023 से लेकर मार्च 2024 तक का हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, क्योंकि हर बार मार्च तक हमारा नया बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, तो ये इसे बोलते हैं, इस टाइम पीरियड के बीच को बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ये क्या है हमारा फाइनेंशियल ईयर। एग्जाम्पल देता हूँ कि जुलाई 2023 में हमारी वित्तीय आपदा लग गई है, कोई सी भी इमरजेंसी लग गई, तो ये कब तक चलेगा, तो जितने भी मॉडिफिकेशन कर रहे थे हमारे प्रेसिडेंट ने ये तब तक चलेंगे जब तक ये फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं होता, मतलब कि मार्च 2024 तक जो प्रेसिडेंट ने रूल बनाया है उस टाइम तक यही फॉलो होंगे, भले ही जो इमरजेंसी वो हट जाए, ठीक है, भले ही जो इमरजेंसी वो हट जाए, लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो स्टेट है वो अपना संभाल सकती है वापस, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, हमें पता ही है भाई, मैंने अभी बताया ऊपर ही
हमने कितनी क्लास में पढ़ लिया कि भैया प्रेसिडेंट रूल लग जाता है इमरजेंसी के दौरान, तो वही चीज़ है कि दूसरी बात यह है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, पार्लियामेंट पासिस द स्टेट बजट। अब जो पार्लियामेंट है वो स्टेट के बजट भी पास करेगी, हाँ भैया ये चीज़ है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, अब देखो क्या बोलता है कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो आर्टिकल 360 के अंदर देखो क्या होता है कि यूनियन कैन गिव दिस डायरेक्शन टू द स्टेट्स। यूनियन मतलब कि सेंटर, अब जो सेंटर है वो डायरेक्शन देगी स्टेट को कि हाँ भैया ऐसा ऐसा करना है। अब जैसा हम बोलेंगे तुम वैसा वैसा करो, क्योंकि हम यहाँ पे लगेगी वित्तीय आपदा, तुम ऐसा करो अपने जो काम करने वाले जो लोग हैं उनकी थोड़ी सैलरी कम कर दो, ठीक है, उनको आधी कर दो सैलरी, जितने भी अलाउंस प्रोवाइड कर रहे हो ना, घर गाड़ी बंगला सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो उसे थोड़ा कम कर दो। हमारे देश में क्या लगी है, वित्तीय आपदा लगी है, हमें से उभरना है इस सिचुएशन से, ठीक है। तो जब तक कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है आप इस चीज़ को खत्म कर दो या फिर कम कर दो थोड़ा सा, अच्छा खर्चे को कंट्रोल में करो अपने। टू ऑब्जर्व कैनन्स ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, टू रिड्यूस, देखो क्या कर सकते हैं, टू रिड्यूस द सैलरीज एंड द अलाउंस ऑफ द ऑल द पीपल सर्विंग इन द कनेक्शंस विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट जज, कि भैया जो सेंटर है वो हाई कोर्ट के जज की भी जो अलाउंस है या फिर सैलरीज है उन्हें भी डिडक्ट कर सकते हैं, उन्हें भी कम कर सकते हैं, उन्हें खत्म कर सकते हैं अगर विद्या आपदा लगी है तब, ठीक है। टू रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑल मनी एंड फाइनेंशियल बिल्स बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो सब सारी स्टेट को बोल देंगे भैया अभी आपके जितने भी बिल है ना उसे रोक के रखो, अभी हमारे देश में क्या लगी है विद्या आपदा, अभी ये जो बिल होंगे ये मैं बाद में देखूंगा, ठीक है, जब फाइनेंशियल वित्तीय आपदा जो है हट जाएगी उसके बाद देखूंगा, अभी ये सब अपने पास ही रख के रखो, ठीक है, जब तक ये हटती नहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है जी। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन द सेंटर स्टेट्स रिलेशंस, ठीक है, भाई किस तरह से सेंटर स्टेट्स रिलेशन के बीच में जो मोट मोटाव है, मन मोटाव है, वो कैसा कैसा है, क्या शुरू से ही ऐसा था, क्या शुरू से ऐसा चल रहा था सब कुछ, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेक श्योर कि आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो, क्यों, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं पॉलिटी कंप्लीट कर रहा हूँ। और आपको एक मैं नई गुड न्यूज़ और दे देता हूँ कि जो हमारी सोशियोलॉजी की जो जिसने भी ऑप्शनल सोशियोलॉजी चुना हुआ है, तो सोशियोलॉजी के अभी मैं प्लेलिस्ट डालना शुरू कर दूंगा मंडे से, नेक्स्ट मंडे से, और उसमें भी हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा ऑप्शनल के लिए, ठीक है। तो मैंने कुछ अपने प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं तो उससे मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो जो ये चाहता है कि हाँ भाई सोशियोलॉजी के भी नोट्स आप प्लेलिस्ट शुरू कर दो, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करो कि हाँ कि मैं भी प्लेलिस्ट चाहता हूँ, तब मैं जाके उसकी प्लेलिस्ट नेक्स्ट मंडे से बनाना शुरू करता हूँ। ओके बाय देन।